हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का, और अब आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करने वाले हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो एज वेरी शॉर्ट आंसर्स आर देयर, मतलब आंसर शुड बी वेरी कंसाइज, है ना, और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो टू द पॉइंट होना चाहिए यानी अननेसेसरी आपको लिखना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस आप देखिए और क्वेश्चन के साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू करिए। सबसे पहला, डिफाइन द टर्म नेटिव। आपको सबसे पहली चीज जो है वो बतानी है कि नेटिव कौन होते हैं। नेटिव से मतलब क्या है आपका? जब आप नेटिव कहते हो इसका मतलब कौन लोग हैं नेटिव, ठीक है। सो द टर्म नेटिव रिफर्स टू द बर्थ प्लेस ऑफ अ पर्सन। कोई भी इंसान जहां पर जन्म लिया हो, कोई भी इंसान जहां पर पैदा हुआ हो, ठीक है, where he she lives in, जहां पर वो रहता हो, he or she lives, है ना। तो अब आप मान के चलिए कि मैं मान लीजिए बात करता हूं मध्य प्रदेश की, या मैं बात करता हूं दिल्ली की, या मैं बात करता हूं कहीं किसी भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। तो आप मध्य प्रदेश में जन्म लेते हैं, बर्थ हुआ आपका, बर्थ प्लेस है, और आपका ही नहीं, आपकी कई जनरेशन्स जो हैं, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो हैं, उन सब का बर्थ प्लेस आपका मध्य प्रदेश है। तो आप क्या कहोगे? हम नेटिव हैं मध्य प्रदेश के, हम नेटिव है दिल्ली के, यानी कि हमारी जो पुश्तें हैं, हमारी पिछली 20 जनरेशन, 10 जनरेशन जो हैं वो यहीं पे हैं। अब उसके पहले आप कहाँ से आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 10-20 जनरेशन फिर भी सफिशिएंट होता है। सो यू बिलोंग्स टू नेटिव, यू बिलोंग्स टू योर नेटिव प्लेस। मतलब आप जब से आपके एंसेस्टर्स आए वो यहीं पर हैं, ऐसा कह दो। जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ होगा, है ना, होमो सेपियंस जब से आपके बने पूर्वज, तब से आप वहीं रह रहे हो, तो आप कह दोगे कि नेटिव, है ना। सो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय द यूरोपियंस टू डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्री। यूरोपियंस ने ये शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जिन जगहों पर वो जाते गए और वहां पर उनको बाकायदा लोग मिले, उन्होंने कहा ये नेटिव हैं, और खुद आज के डेट में वहां के नेटिव बने बैठे हैं। क्या दुनिया में चल रहा है। चलो, which 3 यूरोपियन नेशंस बिगिन टू इंक्रीज देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज आफ्टर 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के बाद कौन से यूरोपियन नेशंस थे? 3 यूरोपियन राष्ट्र थे, 3 यूरोपियन नेशन थे, ठीक है। दोज बिगिन टू इंक्रीज देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरुआत करी। क्लियर है? तो वो 3 देश हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू किया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के बाद, नॉट 17वीं शताब्दी में, आफ्टर 17th सेंचुरी कह रहा है यहां पे। तो 17वीं शताब्दी के बाद वो हैं आपके इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड। उसके पहले स्पेन, पुर्तगाल, ये सब लोग बहुत हवा में कूद रहे थे, लेकिन जितना कमाया उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया उन लोगों ने। तो इसलिए बाद में फिर आपके फ्रांस और हॉलैंड और इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज हैं, ये बाजी मार ले गई, और उनमें भी इंग्लैंड बाजी मार ले गया सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसने बड़ा दिमाग से काम किया, है ना। इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में करता गया, और वो इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में मैनिफोल्ड किया उसने, है ना। यहाँ वहाँ से माल ले आया, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करी, उसको बेचा। तो फ्रांस भी ठीक ठाक था, इंग्लैंड और फ्रांस बहुत बड़े राइवल्स बनेंगे, बट फिलहाल फ्रांस की अपनी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, और उनकी वजह से वो आगे सिस्टम नहीं बढ़ा पाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और इंग्लैंड आगे चले जाएगा। Who established themselves as a political power in South Africa? तो साउथ अफ्रीका में अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर किसने एस्टैब्लिश किया और कैसे एस्टैब्लिश किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो दुष्ट कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में ही नहीं, इसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुनिया में 50 से ज़्यादा देश कॉलोनाइज होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो कॉमनवेल्थ देश जिसे हम आज के डेट में भी कहते हैं, तो ब्रिटेन इतने सारे देशों में शासन करता था, है ना। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ पॉलिटिकल पावर इन साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि कंपनी ने वही काम किया जो यहाँ पर भारत में कर रही थी। डिफीटेड लोकल लीडर्स एंड एनेक्स्ड देयर टेरिटरीज टू फॉर्मली एस्टैब्लिश इट्स पावर। जैसा इंडिया में किया, उन्होंने लोकल लीडर्स के साथ में फाइट की, लोकल लीडर्स को डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद फिर अपने आप को सत्ता पर काबिज कर लिया, और अगले 200-300 सालों तक रूल करते रहे। यही सिचुएशन यहां पर भी होगी, आप देखोगे।
एक्सप्लेन द टर्म सेटलर। सेटलर का मतलब क्या होता है? सेटलर का मतलब होता है जो सेटल हो गया। अब मतलब आपको लिखना ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। सेटलर का मतलब जो सेटल हो गया। तो सेटल कौन हुए? यूरोपियन। सो अब इस तरह से उसको बढ़िया थोड़ा पॉलिश करके लिखना है आंसर को। द टर्म सेटलर वॉज यूज टू डिस्क्राइब द पीपल। सेटलर शब्द उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग बाहर से आए और सेटल हो गए। Those who came from outside and settled at a particular place or region. किसी भी जगह पर बाहर से आए और सेटल हो गए, वहाँ पे रह पहले कोई और रहा था, जो वहाँ का नेटिव था, ये सेटल हो गए वहाँ पे। इनका एक्चुअल में नेटिव प्लेस कुछ और था। क्लियर है? इट वॉज यूज फॉर ब्रिटिशर्स इन आयरलैंड, डच इन साउथ अफ्रीका एंड द यूरोपियंस इन अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका में यूरोपियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका में सिर्फ ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ही आके बस गए हों, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशर्स भी थे, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे, जर्मन्स थे, फ्रेंच थे और तमाम इस तरह से छोटे छोटे यूरोपियन देशों के नागरिक थे, है ना। तो ब्रिटिश आयरलैंड में ब्रिटिशर जाके बस गए और आज भी नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास ही है, आपको ही पता है। सदर्न आयरलैंड फिर अब आज अपने आप को इंडिपेंडेंटली रूल करता है ना। तो ये एक ज़माने में कॉलोनी था। तो वही हर्ष जो बाकी देशों के साथ करते थे वही आयरिश पीपल के साथ भी इन्होंने किया था। ठीक है। डच लोग साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से, तो ये सेटलर हुए वहाँ पे। अमेरिका में यूरोपियंस। तो ये सिचुएशन है कि अलग अलग हिस्से से आकर जिस भी पर्टिकुलर देश में या क्षेत्र में जाके बसे, उसी को उन्होंने क्या कह दिया, मतलब उन्हीं लोगों को क्या कहा जाने लगा, आगे जाके सेटलर कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, which names were given by Europeans to the countries of the New World? ठीक है, which names were given by Europeans to the countries of the New World? New World बहुत अच्छे से समझते हो। जब न्यू वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यू वर्ल्ड का मतलब है जिसके बारे में हमारे यूरोपियंस जो थे अननोन थे, जिसके बारे में यूरोपियंस को नहीं पता था, जिसके बारे में विच नेम्स वर गिवन बाय यूरोपियंस, मतलब कौन कौन से नाम दिए गए। तो देखो, जो क्षेत्र नहीं पता थे वो क्षेत्र है ये। तो यूरोप अपने आप में ही बिजी था क्योंकि मौका भी नहीं मिला उनको, है ना, और मौका मिलने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे वैसे भी, है ना। और उसके बाद फिर जब बाहर निकले तो दुनिया से लड़ना शुरू कर दिया। तो लड़ाई झगड़ा करते रह गए आपस में, है ना। इन्हीं की वजह से तो वर्ल्ड वॉर हो गए इतने सारे। तो 2 हो गए, मतलब फिर भी काफ़ी हैं। जब ये लोग अपने एरिया से निकले, ये यूरोपियंस, तो वो एरिया में पहुंचे जो इनके लिए अननोन थे। उनको इन्होंने क्या कहा? नया संसार कहा। और पुराना संसार हमारा। अब ये पढ़े लिखे ज़्यादा होशियार लोग निकल गए थोड़ा सा। अब ये ट्राइबल लोग बोल देते कि तुम न्यू वर्ल्ड के हो, हमारा ओल्ड वर्ल्ड है। तो ये अपने अपने परसेप्शंस हैं, लेकिन फिर भी अब इनके हिसाब से वही चीज़ें चल रही हैं क्योंकि दुनिया भर में जो ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया वही चल रहा है। आजकल हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, आजकल क्या बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। और दुनिया में वेस्टर्नाइजेशन तो अब समझ रहे हैं आप। तो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा। ठीक है, क्योंकि कनाडा में आए, अमेरिका में आए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आए यूरोपियंस और यहाँ पर आकर बस गए। कहानी पूरी आपने पूरे वीडियोस में देख ली है। न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका को हमने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है डिटेल में। न्यूजीलैंड छोड़ दिया क्योंकि सिलेबस में नहीं था। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर अगर कवर करने लगेंगे तो फिर पता नहीं कितने दिनों तक आपका 11वीं का कंटेंट चलता। इसलिए हमने वही चीज़ पढ़ाई जो आपकी किताबों में और सिलेबस में थी। बट कभी मौका लगा तो ऑब्वियस सी बात है, इतिहास बहुत बड़ा है और हम बने रहेंगे तो डिस्कशन भी चलता रहेगा। What are the various terms used to describe the native peoples of New World? कौन कौन से अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल किए गए टू डिस्क्राइब द नेटिव पीपल्स ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए वर्ल्ड, नए संसार जहां पर अभी कॉलोनाइजेशन होगा, वहां पर वहां के लोगों के लिए, वहां के एबॉरिजिनल्स, वहां के नेटिव के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एबॉरिजिनल टर्म इस्तेमाल किया गया, एबॉरिजिन या एबॉरिजिनल टर्म इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? ये एबॉरिजिनल टर्म नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? सो द वेरियस टर्म यूज्ड फॉर द नेटिव पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड आर एबॉरिजिन और एबॉरिजिनल। ठीक है, फर्स्ट नेशंस पीपल, इंडिजिनस पीपल, नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियंस। दीज वर डिफरेंट टर्म्स। ये सारे शब्द
अलग अलग शब्द अलग अलग जगह के नेटिव लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए। या आप कह दो कि उस जमाने में जिनको यूरोप नया संसार कहता है, पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड कहता है, उनके लिए इस्तेमाल किया गया, ट्राइबल्स के लिए इस्तेमाल किया गया कुल मिला के। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट वैम्पम बेल्ट्स? ठीक है, सो दीज बेल्ट्स वर मेड ऑफ colored shells sewn together. These belts were exchanged by native tribes after signing a treaty. देखो क्या था कि आपने वो बुक में एक इमेज देखी होगी, उस इमेज में एक इस तरीके से ऐसा बेल्ट जैसा है और उसमें इस तरीके से ऐसा फैब्रिक निकला हुआ है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे बने हुए थे। आशा करता हूँ आपको लिंक हो रहा होगा। तो हुआ ये, इस तरीके के बेल्ट्स नॉर्मली क्या होता था, अब ये बहुत कलरफुल होते थे। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसको मैं बड़े अच्छे से डिज़ाइन से बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरीके से और इसमें और अलग अलग कलर भरता जाऊँ मैं। ठीक है, ये तो अब इस तरीके से एक फैब्रिक होता था ये बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या होता था, अलग अलग तरीके के कलर्ड स्टोन्स या शेल्स को मिला के उनको एक साथ बुन दिया जाता था, उनको एक साथ उनकी बुनाई कर दी जाती थी, उनकी जो है वो स्विंग की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं चलो, ताकि थोड़ा सा आपको अलग दिख जाए। ठीक है, ये लो। अब ये बाकायदा बहुत सुंदर तरीके से दिखता था। इसको नॉर्मली जो ट्राइबल्स होते थे वो अपने कमर में बांधते थे, एक बेल्ट की तरह बांधते थे। क्लियर है? इन सारे स्टोन्स को फैब्रिक्स की हेल्प से बांध दिया, मतलब सीव किया जाता था, बुना जाता था, है ना। बुनाई करने के बाद, सिलने के बाद, सिल कह दो, सिला जाता था। सिलने के बाद इनको बाकायदा इस तरीके से बेल्ट का रूप दिया जाता था। और दीज बेल्ट्स वर एक्सचेंज बाय नेटिव ट्राइब्स आफ्टर साइनिंग ट्रीटी। तो जब भी ये नेटिव लोग कोई भी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते थे यूरोपियंस वगैरह के साथ में, तो बाद में फिर उसके बाद ये इस तरीके की बेल्ट्स को एक्सचेंज करते थे उन यूरोपियन से। तो इस तरीके के बेल्ट, एक इमेज भी आपके बुक में आप देखना, इस तरह की इमेज मैंने मतलब वहाँ पे अगर नहीं भी लगाई होगी तो आपके बुक में वहाँ पर एक इमेज दी हुई है, और ये इमेज जो है इसी बेल्ट को, वैम्पम बेल्ट्स कहते थे इसको, इस बेल्ट को डिनोट करती है। क्लियर है? तो वैम्पम बेल्ट्स वर बेसिकली द काइंड ऑफ बेल्ट्स वेयर द कलर्ड स्टोन्स और द शेल्स वर स्यून टुगेदर। ठीक है, तो उनको एक साथ बुना गया, या एक साथ आप कह सकते हैं कि सिला गया, और वो कमर पे बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसके साथ साथ जब ट्रीटी साइन होती थी या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट्स होते थे, कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते थे, तो वो ये बेल्ट जो है वो देते थे। चलो, राइट अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बात करनी है आपको। ठीक है, सो दे लिव इन बैंड्स। नॉर्थ अमेरिका की बात करने, साउथ अमेरिका की नहीं। तो नॉर्थ अमेरिका के लोग क्या थे, गांव में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, बैंड्स में रहते थे, यानी अपना अपना कबीलाई व्यवस्था था। तो जो क्लैन था, उस क्लैन के ग्रुप बने हुए थे। एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्लैन ये हो गया, दूसरे ग्रुप का क्लैन ये हो गया, तो उस हिसाब से वो अपने अपने क्लैन के बैंड में रहते थे। और ज़्यादातर इनके गांव जो होते थे वो रिवर वैलीज के आसपास होते थे। ठीक है, दे ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, खेती करते थे, एंड ग्रू क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बट एग्रीकल्चर बहुत बेसिक लेवल पर था इनका, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं थी। ठीक है, क्रॉप्स और वेजिटेबल्स उगाते थे। इसके अलावा दे एट फिश, मछलियाँ, मांस का सेवन करते थे। ठीक है, दे गेट क्वालिटी मीट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आसपास उस एरिया में पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशन था, और वेजिटेशन की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में एनिमल्स मिल जाते थे। क्लियर है? दे ऑल्सो वेंट ऑन टू लॉन्ग जर्नीज इन इट्स सर्च। तो कई बार रिवर वैलीज के आसपास रहते थे, तो रिवर वैलीज के आसपास घूमते घूमते दूर तक भी निकलते थे अपने भोजन की खोज में, कि कोई भी जो शिकार है वो मिलेगा इन्हें, है ना। तो भोजन की तलाश में ये घूमते भी रहते थे। तो ये लाइफ स्टाइल होती थी नेटिव पीपल की, जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे। व्हाट वर द ओपिनियंस ऑफ यूरोपियंस एंड द नेटिव्स रिगार्डिंग ट्रेड। व्हाट वर द ओपिनियंस ऑफ यूरोपियंस एंड द नेटिव्स रिगार्डिंग ट्रेड। तो जब मैं व्यापार की बात करता हूं, जब मैं ट्रेड की बात करता हूं, तो ट्रेड के दो पर्सपेक्टिव आपको यहां बताने हैं। एक यूरोपियंस का पर्सपेक्टिव बताना है, और एक आपको नेटिव्स का पर्सपेक्टिव बताना है।
यानी जो लोकल लोग हैं और जो यूरोपियन हैं, इन दोनों के पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों के दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। यूरोपियंस बिलीव्ड फिश एंड फर टू बी द कमर्शियल कमोडिटीज, ठीक है। यूरोपियंस को लगा कि भाई जिन चीज़ों का ट्रेड हम कर रहे हैं नेटिव लोगों के साथ में, इनके बीच में जो भी एक्सचेंजेस होते थे, ठीक है, इनके साथ में जो भी चेंजेस का एक्सचेंज, जो भी चीज़ों का एक्सचेंज होता था, उसमें इनको लगता था यूरोपियंस को कि वो क्या है, कमर्शियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि यूरोपियंस के दिमाग में हर एक चीज़ जो है वो कमर्शियलाइज ही है ना। तो कमर्शियल कमोडिटी उसको एक व्यापारिक वस्तु के तौर पर देखते थे, क्लियर है। और इनका ये उद्देश्य होता था कि अब हम इन चीज़ों को यहाँ से लेके जाएंगे और यूरोप में जब सेल करेंगे तो उससे हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसी के हिसाब से ये इनसे ट्रेड करते थे। अब ये लोग टेंशन में आ जाते थे कई बार नेटिव लोग कि यार कई बार ये ज़्यादा दे देते हैं, कई बार ये कम दे देते हैं, क्या दिक्कत हो रही होगी, फिर भी चलो ट्रेड कंटिन्यू रखते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ नेटिव्स टॉट देम अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुडविल गेस्चर। नेटिव लोगों का ये था कि भाई हम इनको गिफ्ट दे रहे हैं, नेटिव जब इनको देता था तो गिफ्ट, लेकिन यूरोपियंस के हिसाब से वो कमोडिटी हो गया, कमर्शियल कमोडिटी हो गया। ध्यान रखो कि ये गुडविल एक गेस्चर है कि भाई हम जब भी मिलते हैं तो बड़े पैमाने पर, आपने देखा होगा ना, बहुत सामान्य चीज़ है कि बहुत रिलेशनशिप्स में ही कई बार जब दो लोग आपस में मिलते हैं या नया रिलेशन जब कायम होता है दो लोगों के बीच में, तो बहुत सारे आप गिफ्ट्स लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। तो क्या होता है, ये गुडविल गेस्चर होता है कि हम दो लोग मिल रहे हैं, खाली हाथ नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो भी हैं वो रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। अब वो पैटर्न ही बहुत चेंज हो गया है भारत देश में, है कि नहीं। खासकर शादी ब्याह में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि सामने वाला तो आपके लिए कमर्शियल कमोडिटी ही है कि नहीं। आमतौर पर कई जगहों पर जो बहुत डाउरी मेंटेलिटी वाले एरिया हैं वहाँ पर, है ना, आप यूरोपियन को कह दो कि ये कौन है, ये मेल पक्ष के लोग हैं और ये जो है फीमेल पक्ष के लोग हैं। तो जो मेल कम्युनिटी के लोग हैं दे आर लाइक कमर्शियल कमोडिटी, है ना, वो सामने वाले को जो कुछ भी दे रहे होते हैं या जो कुछ भी उससे लेते हैं वो कमर्शियल कमोडिटी की तरफ कि भाई इससे मुझे आगे कितना बेनिफिट होने वाला है। बट ये लोग सोचते हैं कि ठीक है अब हम तो जो दे रहे हैं वो उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, है कि नहीं, और अपनी बेटी भी दे रहे हैं। तो मतलब एक जस्ट मैंने एक लाइटर नोट पे वो चीज़ रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मतलब लिंक वही है कुल मिला के कि यूरोपियन उसको हमेशा फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है ऑफिशियली, और उसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक देयर वाज सम टाइपिंग मिस्टेक, तो क्वेश्चन नंबर 9 था वो जिसको हमने डिस्कस किया अभी। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, नेम द क्रॉप्स ग्रोन बाय यूरोपियंस ऑन देयर लैंड इन अमेरिका। ठीक है, यानी जो यूरोपियन लोग आए तो वो उन जमीनों पर जहां पर वो बसे, सेटल हुए, ठीक है, वहां पर कौन कौन सी क्रॉप वो ग्रो कर रहे थे, है ना। व्हाई डिड दे रेज देम, और उन क्रॉप्स को उन्होंने क्यों ग्रो करा वहां पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। द क्रॉप्स ग्रोन बाय यूरोपियंस वर राइस एंड कॉटन। अब जो मुख्य फसलें यहाँ पे ग्रो की गई थी वो थी कॉटन और राइस, चावल और कॉटन, ठीक है। ये अमेरिका में ग्रो करनी शुरू की यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने, क्लियर है। अब ये क्यों इन्होंने किया, क्योंकि ये वो क्रॉप थी जिनको वो फायदे कमाने के लिए यूरोप में बेच सकते थे। यूरोप में बड़े पैमाने पर उस समय कॉटन की डिमांड थी, ठीक है। राइस भी एक स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल हो जाता था, तो कॉटन की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, और कॉटन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉटन यहां पर ग्रो किया गया और फिर बाद में उसको यूरोप ले जाया गया, यूरोप सेल किया गया। वहां का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है कॉटन और वीविंग इंडस्ट्री, इसी कॉटन के दम पर तो शुरू होगा, बाद में फिर इंडिया। कुल मिला के आप कह सकते हैं शुरुआत भले यहां से हो गई, इंडिया नहीं उसको फिर थामा और उसको आगे बढ़ाया, है ना। तो क्यों, क्योंकि इंडिया में फिर कॉटन ग्रो होता था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी वहाँ पे। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो यहीं से शुरू होगा। तो ये दो क्रॉप इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जिनको ग्रो करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको बेचकर यूरोप में अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कम टू सेटल इन अमेरिका इन द 19th सेंचुरी। अब देखो 19वीं शताब्दी में जो आपके दो महत्वपूर्ण लोग हैं, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, ये लोग क्यों आए और बस गए इन क्षेत्रों में, अमेरिका के क्षेत्रों में क्यों आगे सेटल हो गए। तो यूरोप की आधी से ज़्यादा कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। पुराने जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं इन सारे चैप्टर्स में यूरोप की
ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की बात कर लें, पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात कर लें, इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर लें, सोशल चैलेंजेस की बात कर लें, वो सब आपने समझ ली बहुत अच्छे से। तो अब अगर ये तो अपने आप में छोटा, चूंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसको शॉर्ट में देना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर तो ऐसे लिखा जा सकता है, इतना बड़ा लेख लिखा जा सकता है कि क्या कंडीशन थी जिनकी वजह से ये लोग बसने शुरू हुए यहाँ पर। तो ब्रिटिश एंड द फ्रेंच केम टू सेटल इन अमेरिका इन द 19th सेंचुरी, क्योंकि वहां पर एल्डेस्ट सन हैड द राइट टू इनहेरिट द पैट्रियार्की। ठीक है, अब ये एक रीजन दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर एक रीजन दिया हुआ है। अब ये जो रीजन है, आप ये मत कहना कि कैसे ऐसा। यूरोप में मैंने कहा ना, सोशल रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, दे ऑल वर द बेसिक रीजंस जिनकी वजह से वो अमेरिका में आके बसने शुरू हुए। यहां पे एक रीजन दिया हुआ है, क्योंकि प्रोमिनेंट रीजन जो अमेरिका में है, अब अमेरिका आने के भी कई रीजन थे, उसमें से भी एक रीजन यहां पे दिया हुआ है। ज्यादातर फ्रांस और अमेरिका में ये प्रचलन हुआ करता था कि प्रक्रिया हुआ करती थी, एक परंपरा हुआ करती थी वहां पे कि जो बड़ा पुत्र है वो, जो एल्डेस्ट सन है, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। अब नॉर्मली होता यह था कि जो एल्डेस्ट सन है, जरूरी नहीं है कि बाद में फिर वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करेगा वो अपने भाइयों के बीच में उतने ही पीसफुली तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब होता यह था कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि जो एल्डेस्ट सन होता था वो उस पैट्रियार्कियल सोसाइटी में एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था, तो बाकी के जो लोग होते थे वो बड़ा इनसिक्योर हो जाते थे ऐसे सिचुएशन में। अब ऐसे सिचुएशन में अपने आप को सस्टेन करने और उसी तरह की प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो दूसरी ज़मीनें खोजते थे कि जहाँ पर वो बसें। तो अब जब अमेरिका की खोज हुई तो अमेरिका ने उनको ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में सारे ऐसे ही लोग आके बसे थे जो वहाँ की प्रॉपर्टी से बेदखल किए गए हों या फिर उनको वहाँ पर प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन ना मिला हो। दिस इज़ द वन रीज़न गिवन हियर। इसके अलावा रिलीजियस परसिक्यूशन वाले लोग थे, इसके अलावा यूरोप के माहौल से तंग लोग थे, तमाम बहुत सारे लोग थे जो अमेरिका में आके बसेंगे। दिस इज द वन रीजन, एक रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो चूंकि शॉर्ट आंसर है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एनकाउंटर होता है तो आप पॉसिबल रीजंस जो हमने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, मैंने आप बकायदा बहुत अच्छे से बताया, नॉर्थ अमेरिका वाला वीडियो जाके देखोगे उसमें सब कुछ क्लियर है। तो वहां पर जितने भी रीजन मैंने डिस्कस किए उनमें से कोई सा भी एक रीजन लिख दोगे तो आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड द पीपल ऑफ पोलैंड शिफ्ट टुवर्ड्स अमेरिका ड्यूरिंग 15th सेंचुरी? ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रीजन थे इनके। जो पॉलिश पीपल थे, जो पोलैंड के लोग थे, ये अमेरिका में शिफ्ट होना शुरू करेंगे। उसके सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। ठीक है, बहुत ही सस्ती दरों में बड़े भूखंड पीस ऑफ लैंड्स अवेलेबल थे जिनको फार्म्स में तब्दील किया जा सकता था और यहाँ पर उन क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता था जिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है यूरोप में, प्रॉफिट कमाया जा सकता था। ठीक है, ये बहुत सारी क्रॉप्स जो पोलैंड में नहीं ग्रो हो पाती थी। क्लियर है? द पास्चर लैंड अवेलेबल हियर वाज ऑफ गुड क्वालिटी। पोलैंड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो चारागाह थे, जो पास्चर लैंड था, ये ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला था। तो यहाँ पर अगर वो प्लांटेशन की एक्टिविटी करते थे या यहाँ पर फार्मिंग की एक्टिविटी करते थे तो उस फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती थी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ मुनाफे से जुड़ी हुई, सारी चीज़ प्रॉफिट से जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आके बस गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। हाउ डिड द नेटिव पीपल्स लूज देयर लैंड्स? अब इस आंसर के ऊपर भी पूरी कहानी लिखी जा सकती, लेकिन चूंकि इसको शॉर्ट में आपको बताना है तो शॉर्ट आंसर जो है उसको आपको अपने हिसाब से मतलब ऐसा फ्रेम करना होगा कि एसेंस निकल के आ जाए, और ज़रूरी नहीं, क्योंकि पूरी आप समझ रहे हो ना कितनी लंबी कहानी है कि क्या हुआ ऐसा कि नेटिव लोगों को अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी। लेकिन आपको आंसर विस्तार में देना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और उसको कंसाइज में भी बताना आना चाहिए कि अगर आप एक शब्द में या एक वर्ड क्या नाम है, एक लाइन में, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहें या फिर एक पूरा पेज भरना चाहें या फिर किताब ही लिखना चाहें उसके ऊपर, तो ये डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर और आपके स्किल के ऊपर कि आपको नॉलेज है प्लस एज वेल एज आपकी स्किल कि आप उस नॉलेज को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। क्लियर है? चलो, सो आफ्टर द एक्सपांशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेटलमेंट, ठीक है, जैसे जैसे अमेरिका में जो सेटलमेंट हुआ उसका विस्तार होना शुरू होगा। क्लियर है? तो उस विस्तार की वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वहाँ पर, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे ज़्यादा बढ़ेंगी वैसे वैसे ये यूरोपियंस इन लोगों को पुश करेंगे। क्लियर है? जो नेटिव लोग थे, इन नेटिव लोगों को उन्होंने पुश करना शुरू किया कि भाई साहब ऐसा है कि आप लोग यहाँ से
दूसरी तरफ बसी है, यहाँ पे तो हम थोड़ा अपना सिस्टम जमाना चाह रहे हैं। नेटिव लोगों को पुश करना शुरू किया और साथ ही उनके साथ में ट्रीटी साइन करी कि भाई अब ये एरिया हमको दे दो, ये एरिया हम तुमसे ले रहे हैं, इस एरिया में हम अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे। क्लियर है? उनको फोर्स किया ट्रीटी साइन करने के लिए, उनकी ज़मीनें सेल करने के लिए। क्लियर है? और इस तरीके से नेटिव लोग, चूंकि अब वो कमर्शियलाइजेशन तो जानते नहीं थे, तो उनको बहुत कम कीमतों पर उनसे ज़मीन खरीद ली गई। क्लियर है? तो ये रीज़न था कि नेटिव लोग धीरे धीरे अपनी सारी ज़मीनें खोते चले गए, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा था, व्यापारीकरण हो रहा था, ठीक है, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही थी, जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही थी, उसके लिए अमेरिकन सेटलर्स को, जो यूरोपियन सेटलर्स हैं, है ना, जो आए हैं, इनको बड़े भारी पैमाने पर ज़मीनें चाहिए थी और ये ज़मीनें नेटिव लोगों के पास थी, नेटिव जो ट्राइबल्स थे उनके पास थी। अब उनसे या तो आप ट्रीटी साइन करके लोगे, या उनको फोर्स करके लोगे, या फिर उनको वॉर में डिफीट कर, मतलब अलग अलग तरीके हैं, इन्हीं के थ्रू ले सकते हो आप। तो सबसे आसान तरीका ट्रीटी साइन करने का होता था, क्योंकि ट्राइबल्स लोग अभी भी कमर्शलाइजेशन की तरफ तो गए नहीं थे, तो कई सालों तक तो समझ ही नहीं पाई कि यहाँ पर चल क्या रहा है एक्चुअल में, और ज़मीनें उनको देते चले गए, बहुत कम कीमतों पर ज़मीनें देते चले गए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम थी, उनको उतना भी मिल जाता था तो चलो ठीक है। अब उनको नहीं पता था कि इस ज़मीन से ये करने क्या वाले हैं। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से धीरे धीरे अपनी ज़मीनें खोते चले गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द यूरोपियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएसए। 2 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताना है आपको, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कदम जो कि यूरोपियंस ने डेवलप करे, यूरोपियंस ने लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहला जो कदम उठाया कृषि के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, वो दे क्लियर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट टू डेवलप एग्रीकल्चर। बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया वहां पे। क्लियर है? जब जंगलों को साफ किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब प्लेन एरिया मिल जाएगा, प्लेन एरिया मिल जाएगा, उसको कट करके उसको फार्म्स में डिवाइड करके आप बड़े बड़े फार्म साइज बना दोगे। इन फार्म साइज में या इन फार्म्स में आप उन क्रॉप्स को, जैसे कॉटन हो गया, राइस वगैरह हो गया, इनको ग्रो करना शुरू कर दोगे और इससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा रीजन, टू प्रोटेक्ट देयर फार्म्स फ्रॉम द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दे इनक्लोज द फील्ड विद द बार्ब्ड वायर्स। ठीक है, इसके बारे में हमने वहां पर डिस्कशन किया हुआ है आपके नॉर्थ अमेरिका वाले वीडियो में। ठीक है, तो पहला तो जमीनें साफ करी, जंगल साफ करे, जमीनें बनाई, उनको फार्म्स में तब्दील करा, और दूसरा इनकी फेंसिंग वगैरह करनी शुरू कर दी ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा की जा सके फसलों की, ताकि फसलों को नुकसान ना हो और प्रोडक्टिविटी हमारी बनी रहे और मुनाफा हमारा बना रहे। अगला क्वेश्चन क्या करा, हु मेड द हिस्टोरिक डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्लेवरी। ठीक है, कौन था जिसने गुलामी के प्रति, स्लेवरी के प्रति हिस्टोरिक डिक्लेरेशन किया। तो देखो अमेरिका में जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, वो बड़ी डीप रूटेड थी। इवन अमेरिका में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौरान बड़े पैमाने पर उस समय में भी स्लेवरी जो थी वो चल रही थी अमेरिका में। अब यहाँ पर बहस इस ज़माने में शुरू हुई थी कि यार स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। अमेरिका का एक तबका स्लेवरी को ख़त्म करना चाहता था और दूसरा तबका स्लेवरी को बनाए रखना चाहता था। खासकर अमेरिका के वो एरियाज जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही थी और एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था वो एरिया, वो स्टेट्स जहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेट था, यहाँ पर प्लांटेशंस में, फार्म्स में काम करने के लिए स्लेव्स की रिक्वायरमेंट थी और ये लोग स्लेव्स को सबसे सस्ता मानते थे काम करने के लिए। अगर यहाँ से स्लेव्स चले जाएंगे, अच्छा अब जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जिन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की आवश्यकता थी काम करने के लिए, और ये चाहते थे इन स्टेट्स के लोग कि ये जो स्लेव हैं ये फ्री हों। तो इनके फ्री होने के लिए काम भी कर रहे थे, क्योंकि जब ये फ्री होंगे तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर लेबर मिल भी जाएगा। और ऐसा नहीं था कि ये उसी स्लेवरी की तरह काम करवाएंगे उनसे, थोड़ा बहुत कंडीशन, अब वहाँ नरक जैसी कंडीशन है तो नरक से थोड़ा सा बेटर दे देंगे, बट ऐसा भी ना मानो कि बहुत ही सुंदर कंडीशन है, पर फिर भी ठीक है। इस चीज़ को लेकर अमेरिका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी और आगे जाके वॉर होगी फाइनली। और अमेरिका के जो बहुत महान राष्ट्रपति में से एक है अब्राहम लिंकन, जिनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी इसके लिए, इन्होंने ही यह हिस्टोरिक डिक्लेरेशन किया था। सो द हिस्टोरिक डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्लेवरी वाज मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब पूरी बड़ी लंबी कहानी और बहुत मोटिवेटिंग, बहुत अच्छी कहानी है ये,
बट अब कहानी करने का यहाँ पर समय नहीं है ना, क्योंकि शॉर्ट में आपको आंसर देना है, कहानी लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, नंबर तो मिलने नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा, कहानी हम फिर कभी करेंगे। राइट एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव्स बाय द यूरोपियन। ठीक है, आपको 2 ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव्स। यूरोपियन जब आए तो यूरोपियंस ने धीरे धीरे नेटिव लोगों को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, वहां से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको 2 ऐसे रीजन लिखने हैं कि क्यों यूरोपियंस ने डिस्प्लेस करा नेटिव लोगों को। पहला, नेटिव्स डिड नॉट मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ देयर लैंड। अब ये देखो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कोई बहुत वैलिड रीजन नहीं है। यहां पर जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय यूरोपियंस। जो हमारे यूरोपियन लोग हैं, इन यूरोपियंस के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट दिए गए, इन आर्ग्यूमेंट्स को आपको यहां पे बताया जा रहा है। क्योंकि इतिहास में जब जस्टिफिकेशन की बात आई कि आखिर अमेरिकन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने, यानी जो भी यूरोपियंस थे, इन यूरोपियंस ने नेटिव लोगों के साथ में जो बुरे बर्ताव किए, ये क्यों किए? तो इन्होंने कहा यार 2 कारण थे। सबसे पहली बात तो ये कि जो नेटिव लोग थे ये आलसी लोग हैं। द नेटिव्स डिड नॉट मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ देयर लैंड। अब ये इनका वर्स्ट, मतलब बकवास वाला जो आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने, ये ठीक है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, जबकि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको ये समझ में आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई वो ऑप्टिमम यूज कर रहे थे, मैक्सिमम यूज नहीं करना चाह रहे थे। ऑप्टिमम यूज तो कर रहे थे वो, वैसे भी मैक्सिमम यूज वो जानबूझ के नहीं करना चाह रहे थे, ये उनके कल्चर में ही नहीं था। ट्राइबल्स जो थे वो ये चाहते थे कि लैंड का यूटिलाइजेशन उसी लेवल पर हो, ऑप्टिमम लेवल पर हो, जिससे हमारी नीड्स पूरी होती रहे और हमारी नीड्स पूरी होने के साथ साथ नेचर अपने आप को रिप्लेनिश करती रहे। कोई ओनरशिप जैसा नहीं था उन लोगों के पास, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट मिल जाता था। और आज का जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है, इसके बारे में अभी हमारे ट्राइबल्स जो है वो दूर दूर तक हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स में मॉडर्नाइजेशन का मतलब जहां पर वो थे वही था। भविष्य में आगे बड़े बड़े मकान, अच्छा पहनावा, अच्छा भोजन, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, अच्छे लिटरेचर, अच्छा रिलीजन, या भी जो चीज़ें दिखाई जा सकें, प्रदर्शित की जा सकें, बताई जा सकें, इस तरीके की आधुनिकता अभी ट्राइबल्स लोगों में नहीं आई थी। तो ऐसा नहीं था कि वो ज़मीन का यूटिलाइजेशन नहीं करते थे, ज़मीन से तो भोजन बनाते थे, खेतियाँ कर रहे थे, वहाँ पे एनिमल हर्डिंग कर रहे थे, वहाँ पर आप देख रहे हैं नेचर से ही तो फूड ऑब्टेन कर रहे थे। फिशिंग, हंटिंग एक्टिविटी जो कर रहे थे वो नेचर में ही ना करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जो बात आ रही है, कमर्शियलाइजेशन जो है उस एरिया का, कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था ट्राइबल्स के द्वारा। और यूरोपियंस जब आए तो उनके पास ये था कि भाई ज़मीनों में जो भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को बाहर निकालो और इनको यूटिलाइज करो। जब आप इनको यूटिलाइज करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो इनसे प्रॉफिट में बनाया जा सकेगा। तो यूरोपियन मेंटालिटी, जिसे आप कैपिटलिज्म की मेंटालिटी कह सकते हैं, पूंजीवाद की मेंटालिटी कह सकते हैं, जिसमें से अपना फायदा, प्रॉफिट, लाभ, ये प्रॉफिट मेंटालिटी जो है ना बहुत खतरनाक मेंटालिटी है, बहुत खतरनाक मेंटालिटी है प्रॉफिट मेंटालिटी। एक बार आपको आदत लग गई ना इसकी, गलत आदत लग गई, कि प्रॉफिट भी कई तरीकों से देखा जाता है। प्रॉफिट देखा जाता है कि आप एक्सचेंज या वस्तुओं को एक्सचेंज करके क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं, फ़ायदा कमा रहे हैं। प्रॉफिट देखा जा सकता है कि रिलेशंस में किस तरीके से हम आगे बढ़ें, हमारा कैसे फ़ायदा होगा। तो तमाम इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, और साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। अरे तमाम चांसेस हैं। प्रॉफिट मेंटालिटी बहुत खतरनाक मेंटालिटी होती है, और ये वेस्ट से जो हमने ली, जिसको जो हमने कल्टीवेट करा, इसी का रीज़न है आज के रेट का, आज का ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के जो नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हम जो देख पा रहे हैं वो इस प्रॉफिट मेंटालिटी की वजह से देख पा रहे हैं। लाभ कमाने की इच्छा, तो लाभ कमाने की इच्छा ने प्रकृति का दोहन करवाना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, सब निकाल लो ज़मीन के नीचे से, हवा, पानी, सारी चीज़ें, है ना, और फिर खुद ही उस प्रॉफिट को कमाते 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 आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचें कि मास्क लगा के घूमें, ठीक है, अच्छा भोजन ना कर पाएँ, और वो दूषित हवा,
खराब भोजन आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करे, तो घूम फिर के वो फिर कहीं ना कहीं, है ना, प्रॉफिट और लॉस जो है इसका हिसाब किताब नेचर भी आपसे करती है। फिर जब आप नेचर के साथ में प्रॉफिट और लॉस खेलते हैं तो फिर वो भी कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस खेलती है आपके साथ में, है ना। और जब प्रॉफिट एंड लॉस नेचर खेलती है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार हिसाब किताब करना, है ना। तो यूरोपियन मेंटालिटी इस चीज को लेके थी, इसलिए उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि नेटिव्स डिड नॉट मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और यूज ऑफ देयर लैंड। तो हम कर रहे हैं भैया, क्योंकि जो नेटिव्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहां पर कर रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है। और हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास नॉलेज है, हम अपडेटेड हैं, हम एडवांस्ड हैं, तो हम कर रहे हैं उस चीज को। दे डिड नॉट ट्राई टू फॉलो यूरोपियन ड्रेस कोड और लर्न इंग्लिश। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक बेकार वाला आर्गुमेंट जो दिया इन्होंने, वो बेकार वाला आर्गुमेंट क्या दिया कि ये लोग जो हैं ये यूरोपियन ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और हमारी तरह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हमारी तरह सुंदर नहीं दिखते हैं गोरे से, ठीक है, इस तरह की बातें भी करी उन्होंने। सो दे डिड नॉट ट्राई टू फॉलो यूरोपियन ड्रेस कोड और लर्न इंग्लिश। यूरोपियन ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, अंग्रेजी नहीं सीखी, और अंग्रेजी नहीं सीखी जब, तो बैग आउटडेटेड रह गए भाई, बाहर के लोग रह गए अभी, है कि नहीं। ये एडवांस नहीं हुए, ये सिविलाइज नहीं हुए, सभ्य नहीं हुए, बस पूरे सभ्य और असभ्य का तो खेल है भाई, सिविलाइज और अनसिविलाइज होने का तो खेल है पूरा। What do you know about gold rush? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहानी तो ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, What do you know about the gold rush? तो गोल्ड रश बेसिकली है क्या। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन 16 वहां पे आया था, क्वेश्चन वो 9 था, ये क्वेश्चन 16 एग्जैक्टली ये वाला है आपका, और यहाँ से पूरा ऑर्डर में सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये 16 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मस्ट बी क्वेश्चन 17, इट्स ओके, ठीक है, चलते हैं। संख्या से क्या करना, हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है। द गोल्ड रश, है ना, क्या है। सो यूरोपियंस वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। अब आए इसी खोज में थे, याद करो यूरोप की जो सी वॉयजेस हैं, तो यूरोप की जो सी वॉयजेस हैं, यूरोप की जो समुद्री यात्राएं हैं, इन समुद्री यात्राओं में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़ है स्पाइसेस, मसालों की, और दूसरी चीज़ है गोल्ड की, सोने की। है ना। तो यहां पर यही चीज हुई। यूरोपियंस इस बात के कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंट नहीं कहना चाहिए, बट हाँ ऑप्टिमिस्टिक थे, आशान्वित थे, आशा थी उनको इस बात की कि यहाँ पर सोना हो गई। 1840 में मिल भी गया। 1840 में कैलिफोर्निया नाम की जगह पर गोल्ड के ट्रेसेस मिले, क्लियर है। और इस तरीके से जैसे ही वहां पर ट्रेसेस मिले गोल्ड के, तो पागल हो गए सब, एक तरफ से पागल हो गए। दे क्रिएटेड अ मैड रेस अमंग द यूरोपियंस टू एंटर अमेरिका, ठीक है। अब ये था कि भैया अब तो किस्मत चमक जाएगी हमारी, है ना। सो दे वर इन द होप टू मेक द गुड फॉर्च्यून, है ना, अच्छा भविष्य बनाने और अच्छा भाग्य बनाने, अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में बड़े लेवल पर जो यूरोपियंस हैं वो अमेरिका की तरफ भागना शुरू होंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइनिंग एरियाज जो है वहां पर वो कंट्रोल कर सकें, क्लियर है। सो दे जस्ट वांटेड टू ऑब्टेन गोल्ड टू कंट्रोल ओवर द डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, क्लियर है। मतलब अब वो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वहां पर हमारा नियंत्रण हो जाए, है ना, और इससे हम क्या हो करेंगे कि भाई गोल्ड रहेगा हमारे पास। अब गोल्ड ही तो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तब से लेके आज तक। आप ही को सोने की खान मिल जाएगी तो आप मान के चलो दुनिया को कंट्रोल कर, मतलब बड़े लेवल पर तो सरकार को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है ना, इतने बड़े अरबपति बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। हालांकि सरकार भी आएगी और सरकार जो है वो फिर कैसे वो आपसे ले लेगी वो तो फिर आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी चलिए, दिस इज कॉल्ड द गोल्ड रश। इसी को तो गोल्ड रश कहा गया, इसी को तो सोने के लिए भाग दौड़ कहा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस एनी 2 रीजंस टू शो द गोल्ड रश प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द यूएसए। 2 कारण बताने जिसकी वजह से गोल्ड रश जो है, सोने के लिए जो भागम भाग थी, वो अमेरिका के लिए एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग्स थी। पहला,
बड़े पैमाने पर इस गोल्ड को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बड़े पैमाने पर इस गोल्ड को यूटिलाइज करने के लिए रेलवे लाइंस का डेवलपमेंट हुआ। रेलवे लाइंस वर लेट डाउन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जोड़ दिया गया आपके रेलवे लाइन से, ठीक है। ये इसीलिए था क्योंकि बड़े पैमाने पर गोल्ड को एक्सप्लॉइट किया जा सके, माइनिंग एरिया से उसको ले जाया जा सके, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स वर एम्प्लॉयड फॉर दिस, और इस चक्कर में एशिया से बड़े पैमाने पर चाइनीज जो लेबर्स थे इनका माइग्रेशन हुआ और सस्ते मजदूर भी मिलने शुरू हो गए। क्लियर? तो एशियन सेटलमेंट या थोड़ा सा चाइनीज लोगों का जो माइग्रेशन हुआ ये भी इसी वजह से हो गया। क्लियर है? तो ये दो चीजें जो हैं अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? डिस्कस अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। कुछ उद्देश्य, छोटे से फ्यू ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। तो पहला, टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो फैक्ट्रीज बनानी है, इन फैक्ट्रीज में क्या डेवलप हो, इन फैक्ट्रीज में रेलवे इक्विपमेंट्स बने। रेलवे इक्विपमेंट्स बनेंगे तो रेलवे का डेवलपमेंट तेज होगा, रेलवे का डेवलपमेंट तेज होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूर दराज के लोगों को, दूर दराज के क्षेत्रों को अब हम आसानी से कनेक्टिविटी मिला सकेंगे। पहला, टू मेक फार्मिंग ईजियर। इसके अलावा रेलवे इक्विपमेंट्स तो बनेंगे, साथ में और टूल्स और जो इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे बनाओगे, इन टूल्स और इक्विपमेंट्स के जरिए फार्मिंग को और अपने प्रोडक्शन को हम और तेजी से बढ़ा सकेंगे। क्लियर है? तो ये जो है ये दो मेन ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय विच नेम वाइल्ड बफेलोज वर नोन इन द यूएसए। कौन से नाम से जो जंगली भैंसे होते थे, वाइल्ड बफेलो होते थे, वो जाने जाते थे? कौन से नाम से जाने जाते थे? सो वाइल्ड बफेलो, अब आप जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ ना, तो अब तो ये आपको अभी मिल जाएंगे, हालांकि उस समय तक तो ये लगभग खत्म की स्थिति पे पहुंच गए थे, है ना। सो वाइल्ड बफेलोज वर नोन एज बाइसन। अमेरिका में एक बहुत ब्रॉड और बल्की टाइप का एक एनिमल होता है जिसको बाइसन कहा जाता है। दर्शन कर लो, ये है, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, इमेज आपको डाल दी ताकि आप समझ लो, आसानी से रिलेट हो सके। बाइसन ऐसा दिखता था, ये भैंस की तरह है बट थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड होता था, थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि होता था, बाल होते थे, है ना। तो इन्वायरमेंटल थोड़ा सा एडाप्टेशन है, बाल ज़्यादा है ताकि वो थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट एरिया में भी रहता था, तो ये हेल्प करते थे उसको उस एरिया में एडजस्ट करने में। दे वर कंप्लीटली एक्सटर्मिनेटेड बाय 1890 1890। वाई बाय द 1890? बिकॉज लार्ज स्केल फार्मिंग एक्टिविटीज वो स्टार्टेड देयर। बड़े पैमाने पर कृषि की गतिविधियां शुरू हो गई थी, और अभी आपने पढ़ा था वो बार्ब्ड वायर्स वगैरह आ गई थी, तो बड़े पैमाने पर बार्ब्ड वायर्स वगैरह जो आ गई थी उनकी वजह से इनको खतरा हो गया। और इसके अलावा हंटिंग एक्टिविटी, तो वायर उतना नहीं लेकिन हंटिंग एक्टिविटी ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है। तो बार्ब्ड वायर्स आपको भी पता है, वो स्टील वाली वायर, कटीली तारें, उन्हीं को बार्ब्ड वायर्स या कई बार बॉब वायर्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट वाज द एम ऑफ इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, व्हेन वाज इट इंप्लीमेंटेड। तो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था? द एक्ट विच गेव नेटिव्स इन रिजर्वेशन, एक ऐसा अधिनियम जिसके तहत नेटिव लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार और लोन लेने का अधिकार मिल गया। ये अमेरिका में पास किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अमेरिका में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था जिसके तहत वहां के नेटिव लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार, जमीनें खरीदने का अधिकार और साथ ही लोन लेने के राइट्स मिल गए थे। क्लियर है? तो जो भी आपको उधारी लेना है, जो भी लोन लेना है, वो आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1934 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नेम द वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर द नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ एंड। अच्छा, ये तो कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और कैरेबियन के लिए पूछ रहा है आपको। वहाँ पर हमने तो टोटल की बात की थी। तो नेटिव पीपल्स जो लोग हैं कहाँ के? नॉर्थ के, साउथ अमेरिका के और कैरेबिया। तो इसमें बहुत कुछ जो आपका आ रहा है वो चैप्टर 8 का भी कुछ नॉलेज आपको काम आएगा। तो वेरियस टर्म यूज्ड फॉर द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियंस वर अमेरिकन इंडियन, अमेरिंड और द अमेरिंडियन। ठीक है, तो मिला के बन गया। अमेरिकन इंडियन को ही शॉर्ट में अमेरिंड कह दो या इसी से मिला के अमेरिंडियन बना दो, यानी अमेरिकन और इंडियन।
क्लियर है? तो ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा नेटिव लोगों के लिए, क्योंकि उस एरिया को अमेरिका कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियंस जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, और अमेरिका इसलिए क्योंकि यूरोपियंस इस कॉन्टिनेंट को अमेरिका के नाम से जानते थे, अमेरिका वेस्पुकी के नाम से। उसके पहले इसका नाम क्या था वो भगवान जाने। अब नेटिव लोग इसको क्या कहते थे वो तो इतिहास में है ही नहीं, और इतिहास में होगा भी तो अभी हम तक क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो। अब उस समय वो पूरे आइलैंड नेशन को वो एड्रेस भी नहीं करते थे, सही बताऊं, मतलब मजाक की बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो पूरे आइलैंड एरिया को एड्रेस भी नहीं करते थे। ट्राइबल्स क्यों करेंगे भाई? जिस एरिया में ट्राइबल रहता था उसी एरिया से अपनी आइडेंटिफिकेशन रखता था, वो बात खत्म। उस एरिया को एक पर्टिकुलर नाम से जानता था, और नॉर्मली आज की डेट में अगर आप पहचानोगे तो वो एरिया पर्टिकुलर ट्राइब के नाम से जाना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ट्राइबल हो पूरा पर्टिकुलर एरिया को अपने हिसाब से रखेगा कि भाई इस पूरे क्षेत्र का, पूरे नॉर्थ अमेरिका का ये नाम रहेगा, है ना? तो ऐसा कुछ था भी नहीं। व्हाट डू यू नो अबाउट रेड इंडियंस? रेड इंडियंस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जब यूरोपियंस लोग पहुंचे अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन के कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर उन्होंने देखा कि ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल, ठीक है, थोड़े से रेड ब्राउन टाइप के स्किन वाले लोग हैं यहाँ पर जो पहले से रह रहे हैं। तो इन्हीं को, क्योंकि अभी ये इंडिया ढूंढने के लिए निकले थे ना बेसिकली, अब अमेरिका तो जैसा तो कुछ दिमाग में था ही नहीं पहले, तो इन लोगों का नाम दिया गया रेड इंडियंस। अब बेसिकली ये लोग कहाँ पे रहते थे? ठीक है, गुनाहनी और बहामास जो वहाँ पे आइलैंड एरियाज हैं, इन आइलैंड एरियाज में बेसिकली ट्राइब्स रहते थे, और इन ट्राइब्स के साथ में सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ इन यूरोपियंस का। तो जब पहला इंटरेक्शन हुआ तो इनको नाम दिया इन लोगों ने रेड इंडियंस, उनके अपीयरेंस की वजह से, उनके लुक की वजह से। तो ये रेड इंडियन का यहाँ से नाम पड़ गया। When was America discovered? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहानी दुनिया भर में फेमस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ही अमेरिका खोजेगा, उसके पहले भी बहुत सारे लोग अमेरिका के एरिया से निकल चुके थे, बट अब जो लिख के चले गए तो आधिकारिक तौर पर वही हो गया, है ना? और जो आपके यूरोपियंस हैं उनकी हिस्ट्री को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, मतलब काफ़ी हद तक, खासकर अमेरिका और वहाँ पर तो कर ही रहे हैं। Why was the Indian Reorganization Act of 1934 considered as लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए? क्योंकि इस एक्ट के थ्रू अभी आपने पढ़ा कि अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, जो कि नेटिव लोगों को जमीनें खरीदने का अधिकार देता था, और वहां पर साथ साथ उनको किसी भी तरीके का लोन लेने का अधिकार देता था। ठीक है, इसीलिए लैंडमार्क एक्ट के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है। When and by whom was Declaration of Indian Rights prepared? किन लोगों के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर किया गया और इसका महत्व क्या है? तो 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स जो है वो प्रिपेयर किया गया था, ध्यान रखिएगा, बाय द यूएस नेटिव्स। यूएस नेटिव्स के द्वारा, यूएस के जो नेटिव लोग हैं उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था। इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज थॉट दैट दे विल असर्ट देयर राइट टू देयर ओन कल्चर। क्लियर है? क्योंकि ये माना गया कि भाई उनका सांस्कृतिक अधिकार है ये कि वो अपनी संस्कृति को बचा के रखें, और अपने सांस्कृतिक अधिकारों को, अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने का उनका पूरा अधिकार है। इसलिए उनसे रिलेटेड हमें राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट तो नॉर्मल अमेरिकन्स को बहुत पहले मिल गए, लेकिन नेटिव्स को तो मिले नहीं थे। तो इंडियंस को भी राइट्स मिलेगा ना। तो इंडियंस को राइट कब मिलेगा? जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स पर्टिकुलरली सेपरेटली आएगा, अधिनियमित किया जाएगा, लेजिस्लेट किया जाएगा। What did the term join the mainstream imply? Join the mainstream का मतलब क्या होता था? अब यहां पर मेन स्ट्रीम के मायने क्या है? जब हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, जब हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो मेन स्ट्रीम के मायने क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो join the mainstream implied that the natives would adopt European culture and abandon their modes of separate आइडेंटिटी। अबंडन देयर मोड्स ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है अपने अलग जो कल्चरल आइडेंटिटी है, इस कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर, इस कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर वो मेन स्ट्रीम ब्रिटिश आइडेंटिटी को ज्वाइन करेंगे, ब्रिटिशर्स वाली पहचान बनाएंगे। ये चीज़ जो है मेन स्ट्रीम, ज्वाइन द मेन स्ट्रीम का मतलब है। तो अमेरिकन्स या जो यूरोपियन लोग थे, इन यूरोपियंस का कहना था कि भाई ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा अमेरिकन कल्चर से कनेक्ट होंगे उतना आप ये मानेंगे, या ऐसा माना जाएगा कि आप मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, और जितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सिविलाइज्ड माना जाएगा। तो ऐसी चीज़ चल रही थी वहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेटिव्स एक्सपीरियंस यूरोपियंस वर गिविंग मोर थिंग्स इन एक्सचेंज व्हाइल लेस एट अदर टाइम्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इसी तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो क्या होता था कि जैसे मान लो ट्राइब हो गया और जैसे मान लो आपके बी फॉर यूरोपियंस हो गए, ठीक है। अब जब ये इनके साथ में चीजें एक्सचेंज करते थे तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि यूरोपियंस के लिए ये चीज़ें क्या होती थी, कमर्शियल कमोडिटी होती थी, और हमारे ट्राइबल्स के लिए ये चीज़ें क्या होती थी, गुडविल गेस्चर होती थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा आपने। तो यूरोपियंस इन ट्राइबल से जो भी चीज़ें लेते थे वो बेचने जाते थे यूरोप में। अब मान लो यूरोप में उस समय उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा नहीं है, उनके प्राइजेस जो है वो उस हिसाब से रहेंगे। डिमांड ही ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस भी नहीं रहेंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको फायदा नहीं होगा। जब उनको फायदा नहीं होगा तो ये इनको रिटर्न में कम देंगे चीज़ें, है ना। अगर इनको फायदा होगा तो ये रिटर्न में भी इनको ज़्यादा चीज़ें देंगे। तो यूरोपियंस का ये जो सिस्टम है नेटिव्स के समझ में नहीं आता था, है ना। बहुत साधारण लोग होते थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेसेंट पीपल, है ना। तो उनको मार्केट एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता था। उनको ये जो डिमांड सप्लाई की बात हमने कर दी, प्राइजेस की बात कर दी, ये मार्केट के जो फंडे हैं इनको नहीं पता था, है ना। अपहीवल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये इनको नहीं पता होता था। अब उनको तो यही लगता था कि भाई हमारे पास आए हैं तो हमारे पास जो है हम उनको दें, वो हमको कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। ये तो गधे, ये ट्रेड करने के लिए इनके साथ उतारू थे। बट ये गुडविल गेस्चर में शेयर करते थे अपने साथ जो रिसोर्सेस उनके पास होते थे, उनके साथ होते थे, इसलिए इनको समझ में नहीं आता था, है ना। तो नेटिव लोगों को एक्सपीरियंस बहुत मतलब उनको एक्सपीरियंस हुआ ये, बट उस चीज़ को वो समझ नहीं पाए। एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ, वो समझ रहे थे कि यार हम इनको इतनी सारी चीज़ें दे देते हैं, बदले में हमें बहुत कम चीज़ें देते हैं। अरे भाई इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जो आप दे रहे हो सकता है वो उस समय डिमांड में नहीं हो, या फिर उनके मूल्य जो हैं उन यूरोपियंस को अच्छे नहीं मिल रहे थे। अब ये तो वो प्रॉफिट मेकिंग मेंटालिटी वाले लोग हैं, इसलिए वो आपसे उतने अमाउंट में चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, बट आप खुले दिल वाले लोग हैं तो आप उनको देते रहते थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट। अभी अपन ने प्रिपेयर किया और अभी अपन ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो फिर से आ गया क्वेश्चन, तो वही है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट, नॉट ह्यूमन राइट। सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट का मतलब था कि नेटिव्स वर मच रिड्यूस्ड इन नंबर्स फ्रॉम व्हाट दे हैड बीन इन द 18th सेंचुरी। कि भाई जब हम आए थे और धीरे धीरे करके 17th सेंचुरी के आसपास जब हम आए तो 17th सेंचुरी के बाद में 18th सेंचुरी तक इनकी जो कंडीशंस थी वो ठीक ठाक थी। 18th सेंचुरी के बाद इनकी कंडीशंस बहुत खतरनाक हुई। खतरनाक का मतलब है धीरे धीरे ये कम होते चले गए। क्यों? या तो हमने इनको पुश किया, खाने पीने के इनके जो रिसोर्सेज थे उनसे इनको दूर किया, इनके ओरिजिनल क्लाइमेट से इनको दूर किया, इनके नेचुरल वेजिटेशन से इनको दूर किया, और तमाम, है ना, कई बार डेजर्ट वाली, एराइड वाली कंडीशंस पे इनको हमने पुश कर दिया, वहाँ पे रहने लग गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आनी शुरू हो गई, है ना। जिसकी वजह से ये अब अननोन हो गए, एक तरीके से अपने ही लैंड में, है ना, गुमशुदा हो गए बेचारे, है ना, समय की रेत में खोते चले गए। और यही रीज़न था कि ये अपने अधिकारों को कभी असर्ट नहीं कर पाए, कभी रख नहीं पाए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि और माइनॉरिटी में चले जाते रहे, है ना, और उनकी संख्या कम होती रही। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट ये था कि अब ये अपने कल्चर्स और अपने राइट को आसानी से असर्ट कर सकते हैं। 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट प्रपोज किया गया था, जिसको अभी जस्ट मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। हाउ डिड द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज। अमेरिका का जो पूरा भूखंड है, लैंडस्केप है, वो कैसे चेंज हो गया, क्लियर है। सो अमेरिका में जो लोग आए, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, यहाँ से सारे लोग आए थे, क्लियर है। अब इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी जो एरिया है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया, और बाकी एरिया भी जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों के पास था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एरिया इन्हीं के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। खासकर नॉर्दर्न अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। तो अब जब ये अपने ऑक्यूपाइड एरिया में अपने अपने ऑक्यूपेशंस को आगे लेके जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो ट्राइबल वाला जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी पूरी तस्वीर बदल गई। आज के अब 18th सेंचुरी के बाद का 19th सेंचुरी के आसपास का जो अमेरिका है वो अलग ही दिखने लगा। बड़े बड़े फार्म्स, जंगल साफ हो चुके थे, ठीक है, खेत बन चुके थे, प्लांटेशंस डेवलप हो चुके थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पे बड़े पैमाने पर,
रेलवे का डेवलपमेंट हो गया था वहाँ पे, और इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से पूरा का पूरा जो अमेरिका था उसका नक्शा ही बदल चुका था। क्लियर है? तो लैंडस्केप ऑफ अमेरिका क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब वहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉलोनीज हो गई थी और ये कॉलोनीज अपने ऑक्यूपेशंस को आगे बढ़ा रही थी। चलिए, व्हाई वाज द डिस्क्रिमिनेशन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका? ठीक है, व्हाई वाज द डिस्क्रिमिनेशन मेड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि समानता की बात करता था, बिल ऑफ राइट्स की बात करता था, फ्रीडम की बात करता था, ऐसे संविधान में डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई क्यों? ओनली द व्हाइट मैन वर गिवन द राइट टू वोट। अब ये हुआ कि यार अगर हम सभी को इक्वलिटी के साथ में ट्रीट करते चले जाएंगे तो समस्या ये होगी कि ये लोग अपने राइट टू वोट के थ्रू अपने राइट्स को या जो भी हमने इनके साथ में किया उसको ये मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि राइट टू वोट अगर इनको मिलेगा तो कल को अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होंगे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये अपनी डिमांड रखेंगे कि भाई हम आपको क्यों चुने। और किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल्स तो थे ही सही, अब उनको अगर आप सिटीजन मान लोगे तो सिटीजन का रिप्रेजेंटेशन तो है ही सही, तो ऐसे में ट्राइबल्स फोर्स कर सकते हैं ना कि उनके राइट्स को सुना जाए। अब फिर मेन स्ट्रीम में आने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो यूरोपियंस गए थे, आप देख रहे हो इतने इनसिक्योर हैं, इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं इन लोकल लोगों को लेके, और कहे अपने आप को सिविलाइज रहे हैं, सुपीरियर बता रहे हैं। दे वर ऑल्सो गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे जाके आप देखोगे इन लोगों को, किन लोगों को? लोकल लोगों को। जो लोकल मतलब लोकल शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोकल शब्द आप ट्राइबल से लगाएंगे। अभी मैं लोकल एक्चुअली जो कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था यूरोपियन अमेरिकन जो सेटलर्स बन गए, क्योंकि अब बहुत आगे तक बढ़ गए तो इनको राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया है ना। और आपके जो नॉन वाइट लोग हैं, नॉन वाइट लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी राइट नहीं दिया गया। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया कि जो वाइट लोग हैं यही लोग हमेशा एज में रहें, यही लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें, और नॉन वाइट जो रेस के लोग हैं, नॉन वाइट रेस के लोग बिल्कुल भी संसाधनों पर अधिकार न करें, संपत्तियों पर अधिकार न करें, अदरवाइज दे कैन पोज सम थ्रेट टू द वाइट पीपल्स। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबॉर्जिन। सो एबॉर्जिन का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे बहुत क्लियर है, हमने डिस्कस कर लिया पहले के वीडियोज में। Aborigines refers to the indigenous inhabitants of a country। किसी भी क्षेत्र के पर्टिकुलरली उसी एरिया में रहने वाले लोगों को एबॉर्जिन कहा जाता है। क्लियर है? अब जब यूरोपियन लोग वहाँ पर आए, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो जब यूरोपियन लोग आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया तो ये शब्द इस्तेमाल किया नेटिव ऑस्ट्रेलियन के लिए। क्लियर है? और ये वो सारे लोग जो लगभग हज़ारों साल पहले आकर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में बस गए थे, इनके लिए एबॉरिजिन शब्द का इस्तेमाल किया गया। हज़ारों साल पहले, जब उसके भी पहले जब यूरोप ने कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को देखा, उसके 40,000 साल पहले, आप देख रहे हो बहुत एक लंबा समय होता था, है ना। चलो, हाउ मेनी नेटिव कम्युनिटीज वर इन ऑस्ट्रेलिया इन द लेट 18th सेंचुरी? ऑस्ट्रेलिया में 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में कितनी नेटिव कम्युनिटीज़ थी, ध्यान रखना है। ठीक है, एंड व्हाट वाज द यूनिक क्वालिटी। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो जाके देखोगे तो डिटेल में बात करी अपन ने, यहाँ पे सिर्फ बताना है कि कितनी थी। लगभग 350 से 750 के आसपास नेटिव थी, और ख़ास चीज़ ये थी इनकी कि इनके सबके अपने लैंग्वेजेस थी। ये दो चीज़ें, दो वर्ड ऐसे हैं जो इस आंसर को पूरा करेंगे, ओन लैंग्वेज एंड 350 to 750 communities. Why are past centuries called the dream time in context to Australia? तो पुराने जो शताब्दियां थी, पुरानी जो सेंचुरीज थी, उन्हें स्वप्न का समय, ड्रीम टाइम कहा गया इन कंटेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। क्यों? पास्ट सेंचुरीज आर कॉल्ड द ड्रीम टाइम बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जब कॉलोनाइजेशन हुआ उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी को पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से अननोन था। तो क्या कहा जा रहा है कि पुराना समय जो है वो सपने की तरह है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जब से यूरोपियंस आए तो उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से मोड़ दिया, और उसके पहले का जो इतिहास है वो तो अननोन रह गया लोगों के लिए, और अब वो स्वप्न में ही, जैसा सपना क्या होता है, ड्रीम टाइम क्या होता है? ड्रीम टाइम होता है जो रियलिटी से मैच नहीं करता या रियल चीज़ नहीं होती। ड्रीम को हम हमेशा ही मानते हैं ना कि वो रियल नहीं है, वो सपना ही है। तो
पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह गया। यूरोपियंस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास है वो जुड़ गया और ये माना जाने लगा कि जब से हमारे ये जेम्स कुक साहब जो हैं भाई साहब ये आए और उन्होंने कॉलोनाइज किया, उसके बाद यूरोपियंस आके बस गए। वो तो बहुत बाद में फिर ऑस्ट्रेलियंस ने नेटिव लोगों को भी एक्नॉलेज किया और आज हम समझते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन है ये यहाँ पे मतलब जो नेटिव लोग हैं ये लोग रह रहे हैं। क्लियर है? चलो, हु वर टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर? चलो, तो टॉरस स्ट्रेट आपने देखा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टॉरस स्ट्रेट का एरिया, जोग्राफिकल एरिया आपने देख लिया था। तो उसी टॉरस स्ट्रेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्राइबल्स रहते थे और इन्हीं को टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स कहते थे। क्लियर है? मैंने कहा नॉर्थ मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में टॉरस स्ट्रेट जो पड़ता है। क्लियर है? सो दे बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस एंड ऑल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम एल्सवेयर। अलग अलग जगह से जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था तो उस दौरान ये वहाँ से माइग्रेट करके आए थे और अभी वहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पर ये अलग अलग रेस को बिलोंग करते थे। ठीक है, ह्यूमंस की अलग अलग रेसेस को बिलोंग करते थे। तो इन सबको हम टॉरस स्ट्रेट कहते हैं, टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड्स में रहते थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज कैनबरा मेड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, What was it called before becoming the Australian capital? लगभग 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ था उसी समय तो बाद में तो ऑफिशियली शिफ्ट होते होते बड़ा समय लगेगा। तो उसी तरह से कैनबरा जस्ट रिलेट किया मैंने। कैनबरा वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1911। ठीक है, और ये जो नाम लिया गया था कैनबरा, ये नाम लिया गया नेटिव वर्ड कैम्बेरा, जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, जहां पर लोग मिलते हैं। अब कैपिटल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होंगी, सारे लोग मिलेंगे ही, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया कैनबरा। हु वॉज जुडिथ राइट? जुडिथ राइट कौन है भाई? तो आपने सुना होगा, हमने वीडियो में अगर बात की होगी तो, अगर वहां पे कंटेक्स्ट आया होगा तो ऑब्वियसली बात की होगी एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के बारे में जिसका नाम था जुडिथ राइट, हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स, जिसने ऑस्ट्रेलियन जो लोकल नेटिव लोग थे, अबॉरिजिन्स थे, जो हजारों सालों से रह रहे थे, उनके अधिकारों के ऊपर सबसे पहले फाइट करना शुरू किया, सबसे पहले लिखना शुरू किया, सबसे पहले वॉइस रेज करनी शुरू की। व्हाट डू यू नो अबाउट W.H. स्टैनर? इसका भी जिक्र मैंने आज के वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले किया ही था। तो W.H. स्टैनर कौन थे? ये ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स दोज हु वर्क फॉर the human beings welfare of those who perform studies or perform research in the field of human interaction with different things. Anthro means human, ठीक है, लॉजी means a study, तो एंथ्रोपो वर्ड ही जो है ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता है, मानव विज्ञान भी कहते हैं इसको कई बार, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, W.H. Stanner was an Australian anthropologist who delivered a lecture in 1968, जिसने 1968 में लेक्चर दिया और इस लेक्चर का टाइटल था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। और इसका मतलब ये था कि दुनिया भर में जितने इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, ये हिस्टोरियंस क्यों चुप हैं, क्यों इन्होंने साइलेंस मेंटेन कर रखी है व्हेन द मैटर कम्स टू द एबॉरिजिन्स। जब मैटर एबॉरिजिन्स की तरफ आता है, जब ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोगों की तरफ आता है, तो पूरी दुनिया के इतिहासकार चुप्पी क्यों साध लेते हैं, चुप क्यों बैठते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर इन्होंने ये लेक्चर दिया था। हु वर द चिरोक? ठीक है, जॉर्जिया शहर का नाम सुना आपने? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब है, ठीक है, जिसका नाम है चिरोक। ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है जॉर्जिया में। आज जो सफ़ेद लोग दिखेंगे, सफ़ेद चमड़ी वाले, ये लोग तो बस गए यहाँ पे आके। वास्तविकता में पूरा जॉर्जिया बिलोंग करता है किनको? चिरोक्स को। क्लियर है? आज जॉर्जिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है आपके यूनाइटेड स्टेट का, लेकिन ये जॉर्जिया बिलोंग किनको करता है? चिरोक ट्राइब को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, होपफुली थोड़ा सा अगर किसी भी आंसर में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहा होगा तो देखिए वो इसलिए भी क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अब अगर उतने ही डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया जाएगा तो फिर ऐसे तो 30-40 क्वेश्चन हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं अपने NCERT सॉल्यूशंस में, उनकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर वीडियो देखना पॉसिबल नहीं रहेगा। पूरे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के उससे भी ज़्यादा समय के आपके NCERT सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि इतने तो टॉपिक भी नहीं रहते हैं हमारे बुक्स में, है कि नहीं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है बिल्कुल कमेंट करें, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा 100%। सारे वीडियोस आपके अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट में, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द वीडियोस। यूट्यूब इज द वे,
एज वेल, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भीड़ है, मोबाइल में देखना और फिर सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अरेंज है सारी चीज़ें। सो सर्च www.magnetbrains.com, यू विल गेट दिस विंडो, इस तरह का विंडो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पूरे क्लास वाइज, क्लास 1 से लेके क्लास 12 के सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, दे आर प्रॉपरली अरेंज, है ना। सिंस वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द क्लास 11th, यहाँ पर 11वीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो 11वीं क्लास आप देखो इस तरीके से टच करोगे जब, तो जैसे ही आप टच करोगे तो आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट मिलेगी दिस तरह, दिस वे, इन दिस वे, दिस, है ना। इस फैकल्टी की लिस्ट में जब आप प्रॉपरली उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको हिस्ट्री भी दिखेगा दिस वे, इस तरीके से, है ना। क्लास 11th हिस्ट्री, और क्लास 11th हिस्ट्री को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पे दिख जाएगा आपको, सिलेबस ओवरव्यू, सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। बस आपको आना है, आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रयास है मैग्नेट ब्रेन का, ताकि आपके जो प्रयास हैं वो कम हो, आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे और उस समय को आप अपनी प्रोडक्टिविटी में जोड़ सकें, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें, बढ़ा सकें। बस करना क्या है, आपको वीडियोस को लाइक करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको इन वीडियोस को अपने ही दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सारे लोग इससे बेनिफिशियल हों। और साथ में एक काम करना है क्या, स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स।